हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक ऊष्मागतिकी अध्याय नंबर 12 का भाग नंबर आगे जो मैंने पीछे कराया उसके बाद में आगे का जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही भाग को आज हम लेके चलेंगे और एक ही टॉपिक को हम कवर करेंगे और बाकी छोटा सा एक थोड़ा सा इतना है जो कार्नो इंजन की शुरुआत करता है वो हम थोड़ा पहले लिखा देंगे, दक्षता के बारे में और ऊष्मा इंजन के बारे में। और पहला मेन टॉपिक अपना है जो आज है मेयर सूत्र, मेयर संबंध, सीपी और सीवी में संबंध। ये आपके बच्चों एग्जाम में पूछने लायक रहता है, जो अभी वार्षिक के अंदर आने की संभावना होती है। इस चैप्टर के अंदर या तो मेयर संबंध पूछा जाता है या फिर कार्नो इंजन पूछा जाता है या फिर ऊष्मागतिकी के नियम पूछे जाते हैं और या फिर समतापी और रुद्धोष्म प्रकरण में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये डेरिवेशन होते हैं, इससे ज्यादा कोई बच्चा डेरिवेशन नहीं होते। तो आज के हमारे टॉपिक में क्या है, जो मेन हेडिंग है वो हेडिंग लगा दो बच्चों, सीपी व सीवी में संबंध। सीपी व सीवी में संबंध, सीपी और सीवी क्या है वो भी बताऊंगा बच्चों। और कोष्टक में लिखना है ना मेयर सूत्र, मेयर सूत्र या मेयर में संबंध, मेयर संबंध, मेयर संबंध बोल सकते हो, मेयर सूत्र बोल सकते हो, या फिर सीपी व सीवी में संबंध बोल सकते हो। और सीपी और सीवी क्या है ये भी बच्चों आपका डाउट क्लियर करूंगा। देखो सी होता है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा किसकी, पी मतलब दाब, स्थिर दाब पर, किस पर, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। तो ध्यान रखना बच्चों सीपी क्या है तो मैं बता देता हूं, स्थिर या नियत दाब बोल सकते हो, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ये क्या होती है सीपी। इसी प्रकार से सीवी क्या है, सीवी है वी मतलब आयतन, तो क्या हो जाएगा स्थिर आयतन, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब बच्चों आपका डाउट नहीं रहना चाहिए कि सीपी क्या है और सीवी क्या है, ये मैंने आपको खोल के बता दिया है। सी मतलब होता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसकी, पी मतलब दाब, दाब कैसा है स्थिर। तो ऐसे हम बताएंगे और आगे अब इस हम डेरिवेशन के बारे में चर्चा करने वाले। तो मैं अपने डेरिवेशन पर आ जाते हैं, जिसके अंदर होता है सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये दिया सीपी और सीवी में संबंध। सीपी अपन को पता है कि स्थिर दाब और सीवी क्या है स्थिर आयतन। तो पहला मैं पॉइंट क्या ले रहा हूं बच्चों, इसके अंदर मैंने पहला पॉइंट लिया है ए, सीवी क्या, सीवी को मैं क्या कहता हूं स्थिर आयतन पर। कैसे बच्चों, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर। पहले हम स्थिर आयतन पर ज्ञात करेंगे, फिर हम स्थिर दाब पर ज्ञात करेंगे और फिर इन दोनों का मान रखेंगे आपस में, तो फिर हमारे को सीपी और सीवी में क्या मिल जाएगा बच्चों, संबंध मिल जाएगा। अब बच्चों हम ज्ञात करेंगे स्थिर आयतन पर एक ऊष्मा का सूत्र होता है जो विशिष्ट ऊष्मा धारिताओं के अंदर बताया जाता है, dq इक्वल क्या होता है NC/dt। अब ध्यान रखना बच्चों अपन किसके लिए ले रहे, स्थिर आयतन पर, मतलब किसके लिए ले रहे, सी वी पर, वी पर ले रहे तो ये भी सी क्या हो जाएगा वी। अब यहाँ पर बच्चों n मतलब मोलर की संख्या कितनी है बच्चों, एक, तो dq इक्वल क्या आ जाएगा, dq बराबर आ जाएगा n की जगह में एक रख लेंगे और क्या हो जाएगा CV/dt। तो ये बच्चों हमारे को क्या मिली है ऊष्मा। ये समीकरण नंबर क्या दे दिया, एक, समीकरण एक। ये बच्चा समीकरण एक मिल गया। इस समीकरण एक को हम क्या करेंगे, अब ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ मतलब थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, उसके अंदर हम इस समीकरण को रखेंगे। तो मैं लिख सकता हूं बाय ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। अब हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इस चैप्टर में बच्चों जान लेना, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हर जगह यूज हो रहा है, तो इस नियम को भी याद कर लेना। क्या होता है बच्चों, dq इज इक्वल टू क्या होता है dw प्लस du। कहीं पे डेल u और डेल w लिखा जाता है और डेल q लिखा है, एक ही बात है बच्चों। अपन यहाँ पे dq लिख रहे हैं इसलिए dq dw और du में लिया। अब देखो बच्चों समीकरण एक से मान रखो, समीकरण एक से, कहां से बच्चों, समीकरण एक से क्या रखा, dq की जगह मैंने क्या लिखा CV/dt। ये dq पड़ा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा CV/dt। तो ये CV/dt हो गया और यहाँ पर क्या पड़ा है dw प्लस क्या पड़ा है du।
तो बच्चा ये एज इट इज बढ़ा, ये एज इट इज बढ़ा। अब हम क्या करेंगे स्थिर आयतन पर। तो बच्चा मैंने अभी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पर अनुप्रयोग पढ़ाए थे, तब आपको बताया था समआयतनिक प्रकरण के अंदर। किसके अंदर? समआयतनिक प्रकरण के अंदर क्या बताया था कि dW इक्वल टू क्या होता है? P dV ये होता है। अब देखो मैंने क्या कहा है स्थिर आयतन मतलब आयतन के सापेक्ष आयतन कैसा है? स्थिर। अब स्थिर होने पर आयतन 0 हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ये डी भी 0 आ जाएगा तो dW इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा हमें? 0। कहां से? स्थिर आयतन के लिए। किसके लिए? स्थिर आयतन के लिए। स्थिर आयतन के लिए मैं लिख लेता हूं स्थिर आयतन के लिए dW क्या हो जाएगा? 0। कार्य 0 क्या होगा? ये आपको मैंने जब चर्चा कराई थी अनुप्रयोगों के अंदर समआयतनिक प्रकरण के अंदर बताया था। अब क्या होता है? CV dt इज इक्वल टू क्या है? ये हो गया 0, पीछे क्या बचा? du। अब बच्चा हमारे को du बराबर क्या मिला? CV dt। ये समीकरण नंबर क्या है? इसको मैं समीकरण नंबर दे रहा हूं 2। तो बच्चा ये हो गया स्थिर आयतन पर। अब हम ज्ञात करेंगे स्थिर दाब पर। स्थिर आयतन पर हमने ज्ञात कर लिया ये। अब हम ज्ञात करेंगे CP क्या होता है? स्थिर दाब पर। तो अब हम इसका समीकरण है जो मैं एक साइड इधर लिख रहा हूं। हमारे को क्या मिला है? ये देखो C D इधर क्या मिला हमारे को? DQ DU बराबर मिला है CV dt। ये समीकरण हमारे को कितना मिला है? 2। तो बता इस समीकरण को ध्यान में रखना और आगे मैं अभी लेके चलूंगा स्थिर दाब पर। तो मैं ये मिटा रहा हूं और आगे कर रहा हूं। सब बच्चों आपको एक एक बता के कराऊंगा, कैसे आया कैसे नहीं आया सब ध्यान पर चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं स्थिर पड़ा है और मैं क्या ले लेता हूं? स्थिर दाब पर। किस पर बच्चों? स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर। तो स्थिर दाब क्या होता है? मतलब ये CP के बारे में बता रहा है। अब CP के बारे में हम लेके चलेंगे, चर्चा करेंगे CP किसकी? CP की। तो होता क्या है वो समीकरण वो कब वापस आएगा? DQ इज इक्वल टू क्या होता है? NCP dt। अब बच्चा ध्यान रखना NC dt होता है, लेकिन P क्यों आया? क्योंकि हम स्थिर दाब के लिए ले रहे हैं इसलिए P आया था, और स्थिर आयतन के लिए लिया था इसलिए CD आया था। ध्यान रखना। तो यहाँ से ये समीकरण और n का मान कितना है? 1। कितना है बच्चों? 1। तो ये हो जाएगा CP dt। ये आपको बच्चा डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि n मोलों की संख्या है तो मैंने कितनी लिए? 1। ये समीकरण कितना हो गया? 1। 2 नंबर समीकरण यहाँ दिया है, 3 नंबर वहां पे आया है। अब हम वापस क्या करेंगे? बाय थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अब हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यूज करेंगे, जिसके अंतर्गत ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? तो वो बच्चा ध्यान में रखना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है DQ इज इक्वल होता है DW प्लस DU। ये हमारे को DU ये पड़ा, DQ ये पड़ा। अब ये मान रखो समीकरण 2 व 3 से मान रखना। पहले तो इतना कर लो, समीकरण 2 व 3 से। तो DQ की जगह कितना आ जाएगा? CP dt। ओके बराबर आ गया DW की जगह DW एज इट इज अभी तक, प्लस DU की जगह कितना आ जाएगा बच्चा? CV dt। ये आ गया बता CV dt। अब देखो ये CP dt है और ये CV dt है, इसमें dt कॉमन लेने के लिए इसको इधर पक्षांतर कर दो। क्या कर दूं बच्चों? इसका इधर पक्षांतर। तो यहाँ पर हो जाएगा CP dt और वो आ जाएगा इधर प्लस क्या है? माइनस। तो CV dt बराबर क्या बच जाएगा? DW। अब बच्चा DW तो आया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने अनुप्रयोगों के अंदर बताया था कि जब समदाबी क्या लिया था? स्थिर दाब पर समदाबी के अंदर क्या बताया था? W बराबर क्या होता था? P dV ये होता था, ये P dV होता था। तो इस P dV को मैंने कहा यहाँ पे दाब स्थिर होने पर 0 क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है वो बताता हूँ बच्चा। देखो W बराबर क्या होता है? जैसे इसको मैंने स्थिर किया तब इसका क्या हो जाएगा? इसको मैंने स्थिर किया और इसका क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं करना। देखो इसको मैंने आपको समदाबी प्रकरण के अंदर बताया था। देखो W बराबर होता है P dV। ये कैसे आया था? और मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पर P अगर V डेल P होता, अगर डेल P मतलब P मतलब दाब में परिवर्तन होता है तो ये 0 हो जाता।
और यहाँ पर आयतन में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमने स्थिर आयतन में 0 किया है। यहाँ पे दाब में परिवर्तन होता ना तो हम दाब को भी 0 करते, क्योंकि यहाँ पे दाब में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसकी जगह हम एज इट इज क्या ले लेंगे, W बराबर W की जगह हम क्या लेंगे P dV। तो ये हो जाएगा Cp और dt कॉमन ले लो, यहाँ पे भी dt और यहाँ पे भी dt, तो Cp माइनस Cv कॉमन आ जाएगा dt, तो बराबर में क्या मिल जाएगा dW की जगह P dV। ये आ गया। अब यहाँ पे dt और यहाँ पे भी dt करना है, कैसे करेंगे तो वो ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर देखो एक और समीकरण यूज होता है, जो आदर्श गैस का समीकरण क्या कहता है, PV = nRT होता है, n मोलर संख्या एक ले रहा हूं और RT। अब देखो P, ये देखो मैंने P एज इट इज रखा और V का अवकलन किया, क्या होगा dV, ठीक है, प्लस V एज इट इज रखा और P का अवकलन किया, क्या हो गया dP, मैंने P के सापेक्ष किया, बराबर R एज इट इज रखा और T का अवकलन किया dt, फिर प्लस और T को एज इट इज रखा और R का अवकलन किया dR, R कांस्टेंट है, ये हो गया 0, और स्थिर दाब पर ये क्या हो जाएगा dV P dV, ये पड़ा स्थिर दाब, यानी दाब मतलब दाब में परिवर्तन हो रहा है, ये देखो दाब में परिवर्तन हो रहा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 0। मैंने अभी बताया कि दाब में परिवर्तन होता तो ये कार्य भी 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे दाब में परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन इसका अभी मैंने क्या किया, इसको dt में परिवर्तन करने के लिए PV और RT का क्या किया है, अवकलन करो, गुणा के नियम से अवकलन हो रहा है, अवकलन होने के लिए ये क्या बन जाएगा PV, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, देखो ये 0 और ये 0, तो मैं बराबर क्या लिख सकता हूँ P dV बराबर क्या है R dt, ये लिख सकता हूँ, इधर ये और ये दोनों कट गया। अब ध्यान रखना बेटा, इधर देखो P dV इधर क्या आया R dt, कैसे आया वो आपको अभी पता, मैंने बता दिया कैसे आया, R dt आया, तो P dV जहाँ दिख रहा वहां मैं क्या लिख लूंगा R dt। तो हमारे को भी यही करना है, Cp माइनस Cv और dt बार पड़ा है, उधर क्या आ जाएगा P dV की जगह आ जाएगा R dt। अब जो ये मैंने छोटा लिया है तो यहाँ पे भी RT भी छोटा ले सकते थे, क्या ले सकते थे RT छोटा है, मतलब यहाँ पे RT मैंने ये लिया है और वहां पे वो लिया है, तो ये देखो dt से dt कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल आउट होने के बाद हमारे को क्या मिलता है Cp माइनस Cv = क्या मिलता है R, यानी Cp और Cv में संबंध क्या है R, मतलब ये R है वो गैस का नियतांक है, क्या है नियतांक, इसलिए ये भी क्या है कांस्टेंट। ये हमारे को समीकरण में कितना मिला 4। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं मेयर सूत्र, क्या कहते हैं मेयर सूत्र। अगर एग्जाम में पूछे मेयर सूत्र को सिद्ध कीजिए तो भी हमें Cp और Cv में संबंध ध्यान रखना है, अगर पूछे कि मेयर का संबंध ज्ञात कीजिए तो भी हमें Cp और Cv में संबंध ज्ञात करना है, अगर पूछे कि Cp और Cv में संबंध ऐसे डायरेक्ट दे दे तो फिर ये ही हमें ज्ञात करना। अगर एक नंबर के अंदर पूछ दे कि Cp और Cv में संबंध क्या होता है तो ये इतना समीकरण लिखना होता है, और इसका जूल की फॉर्म में क्या होता है Cp माइनस Cv इक्वल होता है R/J, ये जूल की फॉर्म में होता है, मतलब जूल की फॉर्म में। ये होता है आज का हमारा मेन डेरिवेशन, स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा में संबंध। तो ये होता है ये आज का समीकरण हल। और आगे मैं थोड़ा सा बताने वाला हूं जो है ऊष्मा इंजन और दक्षता के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ऊष्मा इंजन और दक्षता के बारे में। उसके बाद में आगे का टॉपिक है जो हम चर्चा करेंगे कल। अभी मैं बताऊंगा जो भी हेडिंग लगाऊंगा, मतलब लगाऊंगा ऊष्मा इंजन। हेडिंग क्या है? आगे छोटी हेडिंग है ऊष्मा इंजन। क्या? ऊष्मा इंजन और दक्षता। ऊष्मा इंजन और दक्षता, तो ये हेडिंग होती है आज की। दक्षता को हम नीटा से शो करते हैं। पहले इसकी मेन डेफिनेशन जान लेते हैं। ऊष्मा इंजन का अर्थ क्या होता है कि ऐसा इंजन जो ऊष्मा से चलता है। किससे चलता है बच्चा? ऊष्मा से चलता है। क्या लिखेंगे? ऐसा इंजन जो ऊष्मा से चलता है। किससे चलता है बच्चा? ऊष्मा से चलता है, तो वो क्या होगा? ऊष्मीय इंजन या ऊष्मा इंजन, ये हो गया। और दक्षता को हम किससे नोट करते हैं? ये दक्षता हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन इसको नोट करते हैं नीटा से। किससे बच्चा? नीटा से।
नीटा क्या कहता है कि किया गया कार्य। ऊपर क्या होता है, किया गया कार्य। क्या होगा बच्चों, किया गया कार्य। और उसमें क्या हो जाएगी, अवशोषित ऊष्मा। उसने कुछ कार्य किया है तो उसने कुछ ऊष्मा ही तो ग्रहण की है। जैसे मैंने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताया था, मैंने बताया था कि चावल उबल चुके होंगे तभी तो कुकर की सीटी बजेगी, नहीं तो नहीं बजती है। तो किया गया कार्य बटे में क्या होता है, अवशोषित ऊष्मा। तो ये मैंने थोड़ा हिंट आपको दे दिया ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पे दक्षता के बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे में अवशोषित ऊष्मा। तो मैं यहाँ पे बेटा बता देता हूँ किया गया कार्य क्या है। यहाँ पर ले लेता हूँ डेल डब्ल्यू। क्या ले लेता हूँ, डी डब्ल्यू डेल डब्ल्यू ले रहा हूँ। डेल डब्ल्यू यानी कार्य में परिवर्तन होता रहता है, नीचे से ऊपर गया। तो अवशोषित ऊष्मा क्या हो जाएगी, Q1। मतलब अवशोषित ऊष्मा उसने Q1 ग्रहण किया। क्या किया, Q1 ग्रहण। अब नीटा बराबर क्या आया, W डेल डब्ल्यू मतलब Q1 से कहाँ तक गया था, Q2 तक गया। कहाँ से कहाँ तक, Q1 से Q2 तक उसने ऊष्मा गई। और बटे में कितना है, Q1 मतलब अवशोषित ऊष्मा प्रारंभ में कितनी थी, Q1। ये प्रारंभ में अवशोषित ऊष्मा उसने कितनी ग्रहण की, Q1। और Q1 से Q2 गया, ये क्या उसके कार्य में परिवर्तन हुआ। अब देखो इसको अलग करते हैं, Q1 बटा Q1 माइनस Q2 बटा Q1। तो क्या आ जाएगा, नीटा बराबर Q1 में Q1 का भाग गया 1 माइनस Q2 बटा Q1। ये होता है बच्चों नीटा का फॉर्मूला। ये हमें क्या करना है, सिद्ध। कहां से आएगा बच्चों, कार्नो से। या तो ये फॉर्मूला सिद्ध होगा या फिर होगा क्या, नीटा बराबर 1 माइनस Q2 की जगह क्या देता है, T2 बटे में क्या है, T1। क्यों बच्चों, क्या मैंने बताया था आंतरिक ऊर्जा के अंदर कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किसके, ताप के समानुपाती होती है। ताप बढ़ेगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, उससे क्या होता है, ऊष्मा भी बढ़ती है। वहां से मैंने बताया था। इसलिए Q2 पर ताप कितना है, T2, और Q1 पर ताप कितना है, T1। ये सूत्र भी आता है तो भी हम क्या कहेंगे, ये कार्नो इंजन, ये मतलब ऊष्मीय इंजन, ये ऊष्मीय इंजन को दर्शाता है और ये भी ऊष्मीय इंजन को दर्शाता है। ये दोनों फॉर्मूले बच्चों सही होते हैं। तो ये फॉर्मूले में आगे वाले टॉपिक मतलब आगे वाले भाग के अंदर आपको बताएंगे। आज का हमारा चैप्टर है ऊष्मागतिकी, यहीं पे समाप्त करेंगे। और हमारा चैनल है खाटू श्याम क्लासेस 07, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके आगे भाइयों तक पहुंचाएं, और जितने स्टूडेंट की फ्री में हेल्प हो सके और फिजिक्स पढ़ने में मजा आ सके तो उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें, और आगे से आगे शेयर करें। जितना आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर आप शेयर करने की कोशिश करें। और ये आज हमारा ऊष्मा इंजन और मेयर सूत्र आज आपके सामने समाप्त किया है। कल हम करेंगे जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और कार्नो इंजन, वहां पर आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। मेन टॉपिक क्या है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और कार्नो इंजन वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो एग्जाम के अंदर 3 से 4 नंबर का पूछे जाने का उसका फुल गारंटी है। क्या है, वो एग्जाम में पूछा जाता है, एक साल छोड़ के एक साल पूछा जाता है। अगर वार्षिक में नहीं पूछा है इस साल तो अगली साल वार्षिक में पूछ लेगा। तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे का चैप्टर की बात हम कल करेंगे, ठीक है।